और आगे टॉपिक था वाचन। गद्य शिक्षण की विविध विधा जैसे कि उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध आदि सभी का भी शिक्षण सर्वप्रथम वाचन से शुरू होता है। और वाचन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो पहला सस्वर वाचन, दूसरा है मौन वाचन। और फिर सस्वर वाचन में जो है अध्यापक द्वारा भी प्रस्तुत आदर्श वाचन के अलावा भी छात्रों के अनुकरण वाचन व सस्वर वाचन को भी शामिल किया जाता है। और मौन वाचन छात्रों द्वारा भी होता है। और शिक्षण में वाचन निम्नलिखित सोपानों में विभाजित किया जा सकता है। पहले तो वाचन के सोपान है अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन, वह है विद्यार्थी द्वारा अनुकरण वाचन, और तीसरा है विद्यार्थियों द्वारा व्यक्तिगत व सामूहिक वाचन, फिर है विद्यार्थी द्वारा मौन वाचन, अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन या फिर आदर्श पाठ। गद्य शिक्षण के आदर्श रूप में भी सर्वप्रथम अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन प्रस्तुत किया जाता है। और आदर्श वाचन के भी निम्नलिखित लाभ हैं। पहले तो विद्यार्थी द्वारा पाठ्य सामग्री से सामान्य परिचय हो जाता है, और वह कठिन शब्दों द्वारा भी शुद्ध उच्चारण ग्रहण करता है, और पढ़ने की उचित गति का भी ज्ञान हो जाता है। फिर पठन सामग्री को सार्थक इकाइयों में बांटकर के पढ़ने का अभ्यास होता है। उचित हाव भाव तथा उचित भाव भंगिमा में वाचन करने की क्रिया भी सीखता है, और पुस्तक में से भय दूर होता है, और स्वतः वाचन की पृष्ठभूमि तैयार होती है। आदर्श वाचन संबंधी कई भ्रांतियां हैं, और इस संबंध में निम्न बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। आदर्श वाचन किस कक्षा तक किया जाए? अध्यापक आदर्श वाचन किन कक्षाओं तथा विद्यार्थियों के समक्ष भी प्रस्तुत करेंगे, और प्राथमिक कक्षाओं में वाचन कौशल का विकास भी किया जाता है। और इन कक्षाओं की समस्त पठन सामग्री अध्ययन घनिष्ठ होती है, और इन कक्षाओं में विद्यार्थियों को वाचन की उचित गति, उचित स्वर और आरोह अवरोह, उचित शिक्षा की आरोह अवरोह, उचित वाचन द्वारा मुद्रा तथा उचित हाव भाव आदि का ज्ञान देने के लिए भी आदर्श वाचन की आवश्यकता स्वतः सिद्ध है। और विद्यालय शिक्षा की उच्च कक्षाओं में भी आदर्श वाचन की आवश्यकता होती है। आदर्श वाचन के माध्यम से भी शिक्षक गद्यांश को सुग्राह्य बनाता है। और किस किस सामग्री का आदर्श वाचन किया जाए? गद्य शिक्षण में अध्यापक कई प्रकार की शिक्षाओं से विद्यार्थियों को अवगत कराता है, और सभी विधाओं के भी वाचन की अपनी अपनी शैली होती है। और सामान्य गद्य पाठ, कहानी, नाटक, संवाद, आत्मा कथा, जीवनी आदि के वाचन में भी अपने अपने ढंग है। और प्राथमिक कक्षाओं में इन सभी पाठों के आदर्श के वाचन का विशेष औचित्य है। आवश्यकता होने पर बड़ी कक्षाओं में भी इन पाठों का आदर्श वाचन किया जाना चाहिए। और बड़ी कक्षाओं में गद्य की विशेष सामग्री में लक्षणा तथा व्यंजन आदि शक्ति का भी प्रयोग होने लगता है। और गद्य में भी विभिन्न रसों यथा श्रृंगार रस, करुण, हास्य रस, करुण, रौद्र, वीर और भयानक, विभत्स आदि का भी समावेश होता है। और इनके आदर्श वाचन के बिना छात्रों को पाठ की रसानुभूति तथा विषय ज्ञान आसान नहीं हो सकता है। आदर्श वाचन पाठ कितने अंश का किया जाए, यह भी निश्चित करना आवश्यक है कि कक्षा के समक्ष भी आदर्श वाचन पाठ गद्य के कुछ अंश का किया जाए, अथवा संपूर्ण पाठ का। और प्राथमिक कक्षाओं में लगातार संपूर्ण अंश का आदर्श पाठ करने से छात्रों की रुचि पाठ से हट जाती है, और कक्षा में अनुशासनहीनता बढ़ती है। और छोटी कक्षाओं में संपूर्ण पाठ का एक ही समय में आदर्श वाचन उचित नहीं है। और आदर्श वाचन है तो भी शिक्षक द्वारा भी पाठ को विषय के विकास के दृष्टि से भी कुछ सोपानों में पाठ लेना भी अच्छा रहता है। लेकिन बड़ी कक्षाओं में संपूर्ण अंश का वाचन एवं व्याख्या उपयोगी होती है। फिर पाठ का उद्देश्य और आदर्श वाचन है। कक्षा में पाठ का आदर्श वाचन करने की आवश्यकता भी ये संबंध पाठ के लिए ही निश्चित किए गए उद्देश्यों पर भी आश्रित होता है। और यदि उच्चारण सुधारने या फिर भावानुकूल पढ़ने पर भी बल है तो आदर्श पाठ वाचन अवश्य करना चाहिए। गद्यांश की व्याख्या के लिए भी आदर्श वाचन बहुत ही उपयोगी है। फिर अनुकरण वाचन में, अनुकरण वाचन से आशय अध्यापक द्वारा पाठ के वाचन किए गए शब्दों या फिर वाक्यों का छात्रों द्वारा तुरंत सशक्त रूप से भी स्वस्वर दोहराना और वाचन सीखने की प्रारंभिक अवस्थाओं में अनुकरण वाचन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। और अनुकरण वाचन के समय संकोचनशील स्वभाव के विद्यार्थी भी वाचन में एक सक्रिय भागीदार बन जाते हैं, और उनको सही उच्चारण का भी अभ्यास हो जाता है। और प्राथमिक कक्षाओं पहली तथा दूसरी कक्षा में अनुकरण वाचन पर भी विशेष बल देना आवश्यक है। कक्षा 3 से अनुकरण वाचन का अभ्यास कम किया जा सकता है, और उच्च कक्षाओं में अनुकरण वाचन उपयुक्त नहीं है। अनुकरण वाचन के समय प्रत्येक वाक्य को भी सार्थक इकाइयों में बांट लेना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि समस्त पाठ का अनुकरण भी वाचन करवाया जाए। अनुकरण वाचन से बच्चों में स्वाध्याय की आदतों का विकास होता है, और इसके अतिरिक्त अनुकरण वाचन उच्चारण के आदर्श रूप को भी सिखाने में भी तथा सामूहिक अनुकरण वाचन बच्चों की झिझक दूर करने के उपयोगी होते हैं। फिर व्यक्तिगत वाचन या फिर सस्वर वाचन। व्यक्तिगत वाचन से तात्पर्य छात्र द्वारा कक्षा में खड़े होकर के पाठ का सस्वर वाचन, और विद्यालय की शिक्षा के सभी स्तरों पर भी व्यक्तिगत वाचन के अध्ययन की आवश्यकता होती है, और जिससे कि विद्यार्थियों में शुद्ध वाचन करने की स्पर्धा की भावना भी जागृत होती है। विद्यार्थी वाचन में उद्देश्य के प्रति भी सचेत हो जाते हैं, और व्यक्तिगत वाचन पहले उन विद्यार्थियों से करवाना चाहिए जिनका कि उच्चारण शुद्ध हो। और ऐसा करने से भी कमजोर विद्यार्थियों को श्रवण का भी अतिरिक्त अवसर मिलता है। और व्यक्तिगत वाचन से छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता में उच्चारण कौशल का विकास होता है, और हर वाचन में कम से कम 4-5 विद्यार्थियों से
एक एक करके व्यक्तिगत वाचन करवाना चाहिए और व्यक्तिगत वाचन के समय उच्चारण संबंधी अशुद्धियों का भी होना स्वाभाविक ही है। और ऐसी अवस्था में विद्यार्थी का उपहास नहीं उठाया जाना चाहिए, बल्कि शिक्षक को भी उसकी सही उच्चारण क्षमता बताना चाहिए तथा साथ ही शेष विद्यार्थियों को भी इस और सचेत कर देना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 1 या 2 अनुच्छेदों के वाचन का भी अवसर दिया जाना चाहिए और अशुद्ध उच्चारित शब्दों का भी उच्चारण शुद्ध कराने के लिए भी इन उपायों को अपनाया जा सकता है। विद्यार्थी सजग होकर उस शब्द को स्वयं पुनः पढ़े तथा ठीक उच्चारण अन्य तक शिक्षक उनका मार्गदर्शन करे। अन्य विद्यार्थी द्वारा भी उसका शुद्ध उच्चारण करवाया जाए और अध्यापक द्वारा स्वयं शुद्ध उच्चारण का नमूना प्रस्तुत किया जाए। फिर विद्यार्थियों द्वारा मौन पाठ से अभी प्राय मुंह से बिना ध्वनि निकाले पढ़ना है और वाचन योजना का यह अंतिम चरण है, जिसमें कि विद्यार्थी अपने ज्ञान को सुदृढ़ करता है और मौन पाठ में वाचन के यांत्रिक पक्ष पर भी बल न होकर के बौद्धिक पक्ष पर भी बल होता है और मौन वाचन पाठ वाचन का उच्च स्तर माना जाता है और इस क्रिया से वाचन की गति भी सामान्य वाचन की कई गुना बढ़ जाती है और नेत्रों का केंद्र बिंदु भी वर्ण शब्द या फिर वाक्य मात्र न रह करके समूचा अनुच्छेद तक बन जाता है और मौन पाठ में वाचन के साथ साथ ही जो है छात्र को पाठ का अवबोध भी हो जाता है और मौन पाठ सामान्यतः उस सामग्री का किया जाता है जो कि विद्यार्थी पहले पढ़ चुका होता है हो अथवा जो सामग्री गहन अध्ययन की न हो होकर के द्रुत पाठ के लिए हो। फिर मौन पाठ का उचित समय पहली और दूसरी कक्षा में छात्रों द्वारा सस्वर वाचन सर्वाधिक उपयुक्त हो रहता है और क्योंकि इन कक्षाओं में वाचन की यांत्रिक पक्ष पर भी बल होता है और यांत्रिक पक्ष के अभ्यास तथा उसके निरीक्षण के लिए भी आवश्यक है कि विद्यार्थी स्वर पाठ करे और मौन वाचन का उचित समय कक्षा के स्तर व विषय वस्तु के विस्तार व गंभीरता के आधार पर भी तय करना चाहिए और प्राथमिक कक्षाओं में ये 3 मिनट का पर्याप्त हो सकता है और उच्च प्राथमिक कक्षा में 4 से 5 मिनट का और बड़ी कक्षाओं में इसका समय 10 मिनट तक का हो सकता है। और पठन सामग्री द्रुत पाठ के लिए भी है और भाव सरल है या फिर पाठ को पहले कभी पढ़ा दिया जाए तो मौन पाठ पहले ही करवाया जाता है। अभी मौन वाचन के लाभ है। पहला तो विद्यार्थी सामग्री से परिचित हो जाता है और दूसरा पाठन सामग्री के भाव स्पष्ट हो जाते हैं और पाठ पढ़ाने के बाद में बचे समय का उचित लाभ हो सकता है और प्रत्येक विद्यार्थी सक्रिय होकर के पढ़ता है और स्वयं चिंतन की भावना जागृत होती है। फिर स्वाध्याय की प्रवृत्ति बन जाती है और आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। विषय वस्तु सुग्राही एवं ज्ञान स्थायी होता है। फिर मौन पाठ पुस्तकालय के अध्ययन की पृष्ठभूमि तैयार करता है। फिर पाठ की व्याख्या वाचन के बाद में गद्यांश की व्याख्या की जाती है और वाचन को यदि पठन का यांत्रिक या फिर बाह्य पक्ष मान ले तो व्याख्या से गद्यांश भाव या पक्ष या फिर आंतरिक पक्ष में गद्यांश की व्याख्या करते समय भी मुख्यतः निम्नलिखित पक्षों को स्पष्ट करना होता है। क्या है शब्दों की व्याख्या? इसमें शब्दों की व्युत्पत्ति का रचना अर्थ परिभाषा विलोमार्थी पर्यायवाची आदि को भी प्रवचन निधि से स्पष्ट किया जा सकता है। शब्दों की व्याख्या में उद्बोधन विधि द्वारा भी दृश्य विधान और अभिनय पूर्वापूर्व संबंध और तथा वाक्य या फिर पद का भी रूप अध्ययन किया जाता है और शब्दों की व्याख्या में उपसर्ग समास आदि की व्याख्या व्याकरण सम्मत विधि से की जाती है और जिससे कि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। फिर के मुहावरों लोकोक्तियों वाक्यांशों तथा सूक्तियों की व्याख्या और क्या वाक्यों की समस्या व्याख्या। शब्दों में वाक्यों के अर्थ निम्नलिखित विधियों से भी स्पष्ट किए जा सकते हैं। पहले तो प्रवचन विधि में इस विधि के अंतर्गत इस शब्द के अर्थ को शब्दों के माध्यम से भी इस प्रकार से बताया जा सकता है जिसकी संकल्पना या फिर बिंब स्पष्ट हो जाए। यह विधि भी ज्ञात से अज्ञात के सिद्धांत पर भी कार्य करती है और इससे छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है तथा भाव ग्राह्य होता है और शब्दों में वाक्यों के अर्थ निम्न विधियों से भी स्पष्ट किए जाते हैं। एक तो उद्बोधन विधि, इस विधि में कठिन शब्दों का अर्थ नहीं बताया जाता है और बल्कि छात्रों को विभिन्न क्रियाओं द्वारा अर्थ स्वयं निकालने के लिए भी जागृत किया जाता है और यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। फिर व्याकरण संबंध विधि, इस विधि में कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए भी भाषा के व्याकरणिक पक्ष का भी सहारा लिया जाता है। शब्दों का विश्लेषण करके उसमें उपसर्ग प्रत्यय संधि या फिर समास आदि की व्याख्या करके शब्दार्थ ग्रहण किए जाते हैं। आता है कविता शिक्षण। भाषा शिक्षण के गद्य शिक्षण की भांति भी कविता शिक्षण के भी अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ होते हैं। कविता को परिभाषित करते हुए भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था कि हृदय की मुक्त अवस्था में के लिए मनुष्य की वाणी जो कि शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं और आचार्य पंडित जगन्नाथ ने रमणीय अर्थ के प्रतिपादन करने वाले शब्दों को भी काव्य कहा है और पाश्चात्य विद्वान जॉनसन ने छंदोमय रचना को कविता कहा है और सीधी सादी भाषा में हम यूँ कह सकते हैं कि वह रचना जिसमें कि विद्वान जॉनसन ने छंदोमय रचना को कविता कहा है और सीधी सादी भाषा में हम यूँ कह सकते हैं कि वह रचना जिसमें कि यति गति लय मात्रा आदि का बंधन रहता है उसे कविता व पद्य कहते हैं और कविता काव्य का महत्वपूर्ण अंग है और जिसमें कि लय तुक छंद आदि का विधान इसे एक नया रूप भी प्रदान करता है और कविता एक शब्द चित्र है जिसमें कि मानव हृदय की भी विविध अनुभूतियां मुखरित
प्रदर्शित होती हैं और कवि की ये अनुभूतियाँ सामान्य जन की अनुभूतियाँ बन जाती हैं और पाठक इन अनुभूतियों को पढ़ते समय भी उन्हीं परिस्थितियों से एकाकार हो जाते हैं और वे स्वयं उन परिस्थितियों से घिर जाते हैं और उनके अनुसार ही सुख दुख करुणा दया प्रेम ईर्ष्या द्वेष आदि का अनुभव करने लगते हैं और ये वे थोड़ी देर के लिए भी स्वयं और पर की भावना से मुक्त हो जाते हैं और निजत्व के भाव का भी समाजीकरण हो जाता है। फिर कविता के माध्यम से बच्चों की रागात्मक वृत्तियों का परिमार्जन होता है और उनमें सौंदर्य अनुभूति की क्षमता का विकास होता है और उनके हृदय में करुणा प्रेम दया सहयोग एकता राष्ट्र प्रेम आदि भावनाओं का विकास हो जाता है और कविता पाठ से उनका भरपूर मनोरंजन भी होता है और वे गीत व कविता की पंक्तियों को चाव से दोहराते हैं, वे गुनगुनाते हैं और उनके व्यक्तित्व और विकास में कविता शिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है और इसका आधार पर भी हम कविता शिक्षण के उद्देश्य और निम्नलिखित रूप से निर्धारित कर सकते हैं। ऐसे शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के साथ साथ ही यति गति भावानुकूल आरोह अवरोह सहित कविता पाठ की योग्यता का विकास करना और फिर नेक्स्ट उनकी कल्पना शक्ति को बुद्ध करना तथा सौंदर्य की परख करने की क्षमता उत्पन्न करना और फिर कवि के भावों व विचारों की अनुभूति कराना तथा आनंद की अनुभूति कराना और फिर कविता में वर्णित आदर्शों और भाव एवं विचारों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा देना और फिर कविता के प्रति सामान्य रुचि का विकास करना ताकि वे अपनी पसंद की रचनाओं का चयन कर उसे कंठस्थ करने हेतु भी प्रेरित हों और फिर उनकी रागात्मक वृत्तियों का परिमार्जन करके चारित्रिक विकास करना और फिर कविता में सौंदर्य तत्व भी प्रकटीकरण कविता विशेष में मौजूद सौंदर्य तत्व और भाव विचार और उनकी समीक्षा पर भी निर्भर करता है। कविता का सौंदर्य तत्व कविता का भौतिक तत्व होता है और कवि द्वारा प्रयुक्त शब्द उनके प्रयोग का क्रम छंदबद्धता या फिर लयबद्धता आदि से आनंद की अनुभूति होती है। फिर प्राथमिक स्तर के बालकों की पसंद की कविता अभिवृत्ति वारक शिशु गीत व बाल गीत आदि लिए होती है और उच्च प्राथमिक स्तर पर भी भाव विचार प्रधान कविताएं होती हैं और जिनमें कुछ कविताओं के भाव एवं विचार सहज ही बोधगम्य होते हैं और कुछ कविताओं को समीक्षा की अपेक्षा रहती है। फिर कविता शिक्षण की विधियाँ कविता शिक्षण के लिए भी निम्नलिखित शिक्षण विधियाँ उपयुक्त हैं। पहले तो है गीत प्रणाली, ये छोटे बच्चों के लिए भी रुचिकर प्रणाली है और शिक्षक छोटे छोटे तथा सरल शिशु गीतों का संकलन करता है और शिक्षक लय के साथ में स्वर वाचन करता है और छात्र सामूहिक रूप से भी अनुकरण करते हैं और जिससे कि छात्रों की झिझक दूर होती है और कविता की गति भी उसमें रुचि उत्पन्न होती है और सहज रूप से भी उसमें अभिव्यक्ति का विकास भी होता है और गति अभिनय प्रणाली, इस प्रणाली में लयपूर्वक सहस्वर गीत के साथ में हाव भाव अनुरूप अंग संचालन होता है और इस प्रणाली द्वारा भी छात्रों को सर्वांगीण विकास में मदद मिलती है। फिर खंडान्वयन या फिर प्रश्नोत्तर प्रणाली, ये शिक्षण विधि भी वर्णनात्मक तथा ऐतिहासिक कविताओं के शिक्षण के लिए भी उपयोगी है और इसमें शिक्षक कविता की प्रत्येक पंक्ति को आधार बना करके प्रश्न पूछता है और इन प्रश्नों द्वारा भी कविता का विश्लेषण करता है और उनके भाव व विचारों को स्पष्ट करता है और इन प्रणाली में छात्रों ने तर्क शक्ति का विकास भी होता है। और फिर है व्याख्या प्रणाली में, इस प्रणाली में शिक्षक कविता के अर्थ के साथ साथ ही प्रासंगिक अर्थ का अंतर कथा कविता की दार्शनिक पृष्ठभूमि और आदि को उजागर करता है और इस प्रणाली में भाव स्पष्टता एवं सौंदर्य अनुभूति पर बल दिया जाता है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कबीर सूर तुलसी मीरा आदि की कविताओं के लिए भी इस प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। तुलना प्रणाली, इस प्रणाली में कविता को स्पष्ट करने के लिए भी भाव साम्य वाली कविताओं का आधार लिया जाता है और समानता तथा असमानता दोनों को स्पष्ट किया जाता है, जिसमें छात्रों का ज्ञान बढ़ता है। फिर उपरोक्त सभी प्रणालियों की अपेक्षा अपनी एक सीमा है तथा किसी भी कक्षा में कविता शिक्षण एवं निश्चित प्रणाली ऐसे नहीं किया जा सकता है और ये तो शिक्षक पर ही निर्भर है और कि वह किसी कविता को किस विधि से पढ़ाता है और केवल विधि पर बल देकर के एक बंधी हुई बधाई लकीर पर चलने से कविता शिक्षण का वास्तविक मंतव्य पूरा नहीं हो सकता है। बदलती परिस्थितियों के साथ ही कविता के विषय और रूप में भी परिवर्तन हो जा रहा है और इसलिए कविता शिक्षण में विविध विषयों के बीच में भी आवश्यकता अनुसार समन्वय स्थापित करना होगा और इसे तो भी शिक्षक को स्वयं कविता को बार बार पढ़ाना चाहिए और प्रयोग की जाने वाली विधि का भी चयन किया जाना चाहिए। कविता पाठ्यांश के पाठ रूप है, कविता के कलेवर दे करके शिक्षक को यह तय करना चाहिए कि अमुक कविता को इस शिक्षण हेतु उसे कौन सा पाठ जो है रूप अपनाना है और इसलिए शिक्षक को कविता के विभिन्न पाठ रूपों में परिचित होना आवश्यक है। कविता शिक्षण हेतु भी 4 पाठ रूप हैं। पहले तो कौशल पाठ, दूसरा रस पाठ, तीसरा बोध पाठ और चौथा है उपयोजन पाठ। कौशल पाठ में कविता के सस्वर एवं भाव भंगिमाओं के साथ में कविता पाठ सिखाने तो एक पाठ रूप उपयोगी है और इसमें उत्सव समारोह कवि
और गोष्ठियाँ, साप्ताहिक सभाओं आदि में प्रभावित होकर कविता पाठ करने का भी कौशल विकसित होता है। और काव्य गुण, वृत्ति, शब्द योजना एवं प्रस्तुतिकरण के पाठ कौशल पाठ होते हैं। फिर रस पाठ, ऐसी कविताएं जिसमें कि कठिन शब्दों का आधिक्य नहीं है तथा छात्र सामान्य ढंग से भी सहज रसानुभूति तक पहुंच सकता है, को रस पाठ के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में कविताएं सरस व सरल होती हैं तथा इनमें ध्यानात्मकता पर बल रहता है, अतः उनको रस पाठ के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। और शब्द काठिन्य एवं गहन भावों वाली कविताओं को पहले बोध पाठ के रूप में पढ़ाए जाने के बाद में रस पाठ के रूप में भी पढ़ाया जाना अपेक्षित है। बोध पाठों के लिए भी अधिक बौद्धिकता व निर्देशन की आवश्यकता होती है, अतः ऐसी कविताएं जिनमें की शाब्दिक सामग्री कठिन है, जिनके कारण छात्र रसानुभूति तक नहीं पहुंच सकते हैं, बोध पाठ के रूप में पढ़ाने चाहिए। और रहीम कबीर आदि के दोहे पर भी दूर, तुलसी, मीरा के पद आदि ऐसी कविता के उदाहरण हो सकते हैं। और उपयोजन पाठ, पहले पढ़ी हुई कविता के आधार पर भी किसी रचना का लिया जाने वाला पाठ उपयोजन पाठ कहलाता है। और नई कविता की पंक्तियों को स्पष्ट करने के लिए भी पहले पढ़ी हुई कविता की पंक्तियों का प्रयोग भाव स्पष्टीकरण हेतु किया जा सकता है। और इससे पूर्व पढ़ी हुई गई कविताओं के भाव व विचारों का दृढ़ीकरण हो जाता है तथा छात्रों में कविता के प्रति भी रुचि का विकास होता है। और भाव साम्य तथा पूर्व अक रचनाओं को उपयोजन पाठ के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। और टॉपिक है कविता शिक्षण, पद्यांश शिक्षण के चरण। गद्य शिक्षण की भांति भी कविता शिक्षण के लिए भी शिक्षक को निम्न चरणों का भी पालन करना चाहिए। पहले तो वाचन, दूसरा व्याख्या, तीसरा पृष्ठ पोषण और चौथा मूल्यांकन। व्याकरण शिक्षण विधियां, व्याकरण शिक्षण की निम्नलिखित विधियां प्रचलित है। पहला तो सिद्धांत प्रणाली अथवा निगमन प्रणाली, पहला तो सूत्र प्रणाली, दूसरा है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। आगमन प्रणाली में पहला तो है प्रयोग प्रणाली और दूसरा है सहयोग प्रणाली, और फिर है सिद्धांत प्रणाली अथवा निगमन प्रणाली। परंपरागत व्याकरण शिक्षण प्रणाली को सिद्धांत अथवा निगमन प्रणाली कहा गया है। और इस प्रणाली में भी नियम या फिर परिभाषा बता करके उसके उदाहरण बता दिए जाते हैं। इस प्रणाली के दो रूप होते हैं, एक तो सूत्र प्रणाली और इसके अनुसार ही व्याकरण के नियम सूत्र में रटा दिए जाते हैं और उनके लक्षण तथा उदाहरण बता दिए जाते हैं। और ये प्रणाली भी अमनोवैज्ञानिक और परंपरागत संस्कृत व्याकरण शिक्षण की भी नकल है। और जहाँ की बात है संस्कृत भाषा में कुछ बोलने, लिखने और समझने का ज्ञान प्राप्त किए बिना भी लघु कौमुदी के सूत्रों को रटना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रणाली में भाषा प्रयोग को ज्ञान और अभ्यास नहीं हो पाता है। पाठ्यपुस्तक प्रणाली में, इस प्रणाली में भी व्याकरण की पुस्तक में दी गई परिभाषाएं और सिद्धांत रटा दिए जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि की परिभाषा और भेद छात्रों को बता दिए जाते हैं। और इस प्रणाली से भी छात्रों के प्रयोगों का अभ्यास नहीं होता है और बालक केवल व्याकरणिक नामों को याद करके संतोष कर लेते हैं। और नेक्स्ट है आगमन प्रणाली, निगमन या फिर सिद्धांत प्रणाली और दोषपूर्ण प्रणाली है, अतः उसकी जगह पर आगमन प्रणाली का भी प्रयोग वैज्ञानिक और उपयोगी माना जाता है। और आगमन प्रणाली के दो रूप हैं, एक तो प्रयोग प्रणाली, इस प्रणाली के अनुसार ये व्याकरण पढ़ाते समय छात्रों के सम्मुख भी पहले उदाहरण रखे जाते हैं और पर अनेक उदाहरणों में समान लक्षण वाले अंशों के कार्य एवं गुण छात्रों में कहलाए जाते हैं, अतः उन्हीं के द्वारा भी कही हुई बातों के आधार पर भी सिद्धांत नियम निकलवाए जाते हैं और फिर उन्हीं के उनका प्रयोग तथा अभ्यास भी कराया जाता है। अतः इस प्रणाली के निम्नलिखित सोपान अथवा पदों का अनुसरण करना पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे प्रस्तुत प्रकरण में संबंधित अनेक उदाहरण बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना भी और तुलना एवं विश्लेषण उन उदाहरणों को परस्पर तुलना करना भी, विश्लेषण करना और उनके व्यक्त समान लक्षणों एवं विशेषताओं को भी समझना है। फिर निम्नीकरण, नियमीकरण का निष्कर्ष, लक्षणों एवं विशेषताओं के आधार पर भी नियम, निष्कर्ष या फिर परिभाषा निकालना। प्रयोग और अभ्यास, निकाले गए निष्कर्ष या फिर निगम की पुष्टि के लिए भी अनेक प्रयोग करना और उसका अच्छी तरह से अभ्यास करना। इन सोपानों के अनुसार अनुसरण से व्याकरण शिक्षा द्वारा भी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और उदाहरण के लिए भी यदि बालकों को संज्ञा का ज्ञान प्राप्त करना होता है तो अनेक संज्ञा प्रयुक्त वाक्य छात्रों के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे और उनके आधार पर किसी वस्तु या फिर व्यक्ति के नाम को संज्ञा बताने का भी प्रयत्न किया जाएगा। उदाहरणों के लिए तो उदाहरणों की तुलना और विश्लेषण की दृष्टि से उपयुक्त प्रश्नों की रचना भी आवश्यक है। और इसी प्रकार से यदि शिक्षक व्याकरण का ये नियम बताना चाहता है कि वह वर्तमान काल में क्रिया का लिंग और वचनकर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही होता है तो शिक्षक इस नियम को न बता करके उचित उदाहरण पहले रखेगा। जैसे पहला मोहन पानी पीता है और दूसरा श्यामा पानी पीती है और तीसरा लड़कियां पानी पीती हैं और चौथा लड़के पानी पीते हैं। और इसके आधार पर भी प्रश्नों द्वारा भी शिक्षक छात्रों के यह निष्कर्ष निकलवा लेता है कि प्रत्येक वाक्य में भी कर्ता का जो भी लिंग और
वचन है वही क्रिया का है और इस प्रकार से इसका नियमीकरण छात्र स्वयं ही लेंगे और फिर शिक्षक छात्रों को भी इस आधार पर बने प्रयोग लिखने को कहेगा और जिससे कि इस प्रकार के प्रयोगों में अभ्यस्त हो जाएगा और कभी भी भूल ना पाएंगे। सहयोगी प्रणाली में आगमन प्रणाली का भी एक रूप सहयोगी प्रणाली है जिसके अनुसार व्याकरण की शिक्षा अलग से देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि रचना शिक्षण एवं गद्य शिक्षण के साथ ही यथा प्रसंग व्याकरण शिक्षा भी होती है और चलती है। और गद्य शिक्षण में अनेक प्रसंग आते हैं और जिनका की लाभ उठाकर के शिक्षक व्याकरणिक रूपों और नियमों का भी ज्ञान प्रदान करता है। और फिर सहयोग प्रणाली की सीमा यह है कि व्याकरण की विधिवत शिक्षा नहीं हो पाती और यथा प्रसंग आवश्यक नियम बता दिए जाते हैं, जैसे कि प्रयोग प्रणाली की भांति उदाहरण तुलना विश्लेषण नियम और अभ्यास का भी यथेष्ट समय नहीं रहता है और व्याकरण की शिक्षा गौण बन जाती है और व्याकरण का छुटपुट ज्ञान या फिर बिखरा हुआ ज्ञान भी इससे प्राप्त हो जाता है। और यद्यपि इसकी विशेषता यह अवश्य है कि व्याकरण पृथक नियम विषय न होकर के भाषा शिक्षण के ही संदर्भ में पढ़ा दिया जाता है। पहले आगमन प्रणाली में वाक्य और व्याकरण शिक्षण का पहला आधार है और फिर उपवाक्य सहवाक्य और तथा शब्दों तक पहुंचाना स्वाभाविक पद्धति और वाक्यों में ही विविध शब्द भेदों के कार्य और उपयोग आसानी से समझे जा सकते हैं और जिससे कि व्याकरण शिक्षण सरल और व्यवहारिक हो जाता है। फिर भाषा संसर्ग विधि अथवा अव्याकृति विधि। भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण की शिक्षा और उसमें शिक्षण पाठ को पढ़ाते हुए भी उसमें प्रयुक्त किए गए व्याकरणिक ज्ञान को बच्चों को बताता चलता है, जिसमें कि प्राय विश्लेषण प्रणाली द्वारा व्याकरण के नियमों की जानकारी दी जाती है और नवीन शिक्षा प्रणाली की व्याकरण शिक्षा की यह प्रणाली अधिक प्रचलित है। और प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण हेतु आगमन प्रणाली में भाषा संसर्ग विधि दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। फिर इस विधि को मानने वाले का कथन है कि अलग से व्याकरण की शिक्षा देना भी उपयुक्त नहीं है और ये व्याकरण की शिक्षा को दोषपूर्ण मानते हैं और उसका भी ऐसा विचार है कि यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा का पूरा अधिकार हो तो उसे ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाएं जिनका की भाषा पर भी अच्छा अधिकार हो और इस विधि के अनुसार सिद्धांत तथा नियम पृथक रूप से भी सिखाने के लिए बिना ही रचना तथा अभ्यास द्वारा व्याकरण का ज्ञान भी कराया जा सकता है। फिर व्याकरण के बिना ही भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाना और इस प्रकार से शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति करना भी इस विधि का मुख्य ध्येय है। फिर बच्चों को ऐसे लोगों के साथ में वार्तालाप करने का अवसर दिया जाए जो कि मौके और अभिव्यक्ति की शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हों। और फिर गुण प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण पढ़ाने में को यही प्रणाली लाभदायक है और प्रारंभिक कक्षा में रचना तथा अभ्यास द्वारा भी भाषा का शुद्ध प्रयोग भी कराया जा सकता है। अध्यापक केवल ये देखने कि बच्चे को कुछ बोलने या फिर लिखने वह ठीक हो और मौखिक रचना पर्याप्त मात्रा में हो और पर बच्चे के बिना रोक टोक के शुद्ध बोलते जाएंगे। दोष हैं इसके व्याकरण में समस्त नियम केवल भाषा संसर्ग द्वारा नहीं सीखे जा सकते हैं और यदि सीखे भी जाए तो भी समय अधिक व्यय होगा और किसी भी भाषा को पूर्ण रूप से भी सीखने के लिए भी व्यवस्थित रूप से भी व्याकरण के सीखने की आवश्यकता पड़ती है और अध्यापक व्याकरण सिखाने तथा विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा के संबंध में निश्चिंत नहीं हो सकता है। व्याकरण के नियमों का व्यवस्थित ज्ञान भी नहीं हो पाएगा और नियमों की जानकारी के अभाव में भाषा की शुद्धता या फिर अशुद्धता का निर्णय भी लेना असंभव है। अब आते हैं इसके वस्तु प्रकार के प्रश्न। प्रश्न है कि भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। उत्तर है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वर्णमाला पढ़ना और वर्णमाला लिखना में से कौन सा कार्य पहले कराया जाता है। उत्तर है इसका वर्णमाला पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कार्य अर्थ ग्रहण की कुशलताओं के विकास के लिए भी ज़्यादा उपयोगी होगा। उत्तर है इसका वर्णन कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए। उत्तर है पहला इसका मौखिक कार्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन किसी भी भाषा को पढ़ने और लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करना है, यह कथन है। उत्तर है इसका किटसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना रुक करके एक प्रवाह के ऐसे पढ़ना किस विधि से भी सिखाया जा सकता है। उत्तर है इसका है कहानी विधि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन अनुकरण विधि का उपयोग किस भाषा के लिए अधिक उपयुक्त होगा। उत्तर है इसका अंग्रेजी के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और कहो और विधि का प्रयोग क्या सिखाने के लिए किया जाता है। उत्तर है इसका स्वर वाचन के लिए। और नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। उत्तर है इसका ज्ञानात्मक। नेक्स्ट प्रश्न भाषा का शिक्षण कैसा होना चाहिए। उत्तर है इसका अनौपचारिक। नेक्स्ट प्रश्न गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। उत्तर है इसका पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए भी अवसर देना। नेक्स्ट प्रश्न गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। उत्तर है इसका सही इसमें
सही उत्तर है कि इससे छात्रों के सबल एवं निर्बल पक्ष की जानकारी होगी। और नेक्स्ट प्रश्न है, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का भी माध्यम है। उत्तर है इसका परियों की कहानियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रविधि जिसमें कि विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं क्या कहलाते हैं। उत्तर है इसका पर्यवेक्षित अध्ययन। ऐसे भाषा शिक्षण में कार्य अंत में आता है। उत्तर है इसका लेखन कार्य। और नेक्स्ट प्रश्न है, खेल विधि के सामान्यन्वेषण सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। उत्तर है इसका पियाजे। नेक्स्ट वे कौन सा वचन है जो कि गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं होता है। उत्तर है इसका मौन वचन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन किस विधि के अंतर्गत ही किसी इकाई को सूक्ष्म खंडों में विभक्त करके शिक्षण कराया जाता है। उत्तर है इसका विश्लेषण विधि में। और नेक्स्ट है प्रश्न, आगमन विधि में मुख्यतः किस सिद्धांत की ओर जाते हैं। उत्तर है इसका विशिष्ट से ज्ञान सामान्य की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निगमन विधि। उत्तर है इसका अमनोवैज्ञानिक है। और नेक्स्ट प्रश्न है, समस्या समाधान विधि का गुण है। उत्तर है इसका जीवन संबंधी समस्याओं को हल करना। नेक्स्ट है प्रश्न कि बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है। उत्तर है इसका अवलोकन विधि। और नेक्स्ट प्रश्न है, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। उत्तर है इसका उदाहरण विधि से। और नेक्स्ट प्रश्न है, किंडरगार्टन विधि का विकास किया था। उत्तर है इसका फारबेल ने। और नेक्स्ट है, गहन अध्ययन विनिष्ठ शिक्षण में मौन वाचन की कक्षा से प्रारंभ किया जाना उचित है। उत्तर है इसका कक्षा 5 से। और नेक्स्ट प्रश्न, भाषा की शिक्षा देते समय इनमें से किस सूत्र का आश्रय लेना चाहिए था। उत्तर है इसका सरल से कठिन की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है, व्याकरण की शिक्षा की किस प्रणाली को प्रयोग किया जाता है। उत्तर है इसका आगमन। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में दुर्बल एवं मंद बुद्धि छात्रों के लिए भी कौन सी विधि अनुपयुक्त है। उत्तर है इसका लेख विधि। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है कौन सी रचना शिक्षण शिक्षण की विधि नहीं है। उत्तर है इसका भाष्य विधि। और नेक्स्ट प्रश्न है, परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता माने जाते हैं। उत्तर है इसका किल पैट्रिक। नेक्स्ट प्रश्न, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। उत्तर है इसका करके सीखना। नेक्स्ट प्रश्न, लिखना सिखाते समय किस बात पर ध्यान देना चाहिए। उत्तर है इसका लेखन चक्र अधिक लंबा ना हो। नेक्स्ट निरीक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है। उत्तर है इसका उपयुक्त सभी हैं। एक तो पिछड़े बालकों को उपयुक्त ढंग से शिक्षा देना। और दूसरा विद्यार्थियों की पाठ्यपुस्तक का गहनता से विकास करना। तीसरा व्यक्तिगत क्रियाओं को अधिक महत्व देना। नेक्स्ट प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को किस विधि से शिक्षा देते थे। उत्तर है इसका व्याख्यान विधि। नेक्स्ट साधारणतः भावों की अधिकाधिक अभिव्यक्ति उत्तर है इसका गद्य में होती है। नेक्स्ट उच्चारण अभ्यास कब कराया जाता है। उत्तर है इसका अनुकरण वाचन के बाद में। ऐसे भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना भी प्रमुख उद्देश्य है। उत्तर है इसका गद्य शिक्षण का। और नेक्स्ट प्रश्न है, सडानन का अर्थ समझाने के लिए भी किस विधि का प्रयोग होता है किया जाएगा। उत्तर है इसका समास विग्रह का। नेक्स्ट में उच्च कक्षाओं में वाचन की सबसे अच्छी विधि क्या है। उत्तर है इसका मौन वाचन। नेक्स्ट पाठशाला में वार्तालाप की शिक्षा के अभ्यास की एक साधन है। उत्तर है इसका उक्त तीनों ही है, चित्रों का प्रयोग, कहानी रचना और वाद विवाद प्रतियोगिता। नेक्स्ट किस श्रेणी के छात्रों को ब्रेल लिपि के द्वारा भी शिक्षा देना उपयुक्त है और वह है। उत्तर है इसका दृष्टिहीन बालक। और नेक्स्ट बालक की किसके माध्यम से भी शिक्षा दी जानी चाहिए। उत्तर है इसका मातृभाषा के। नेक्स्ट कविता शिक्षण में उत्प्रेरणात्मक उपक्रम के लिए भी कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। उत्तर है इसका असंभावी कविता प्रस्तुति द्वारा। और नेक्स्ट कविता शिक्षण का प्रमुख अंग होता है। उत्तर है भावबोध। नेक्स्ट जो कविता शिक्षण का पाठ रूप नहीं है वह है। उत्तर है इसका रचना पाठ। नेक्स्ट पाठ्य उपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं। उत्तर है इसका पाठ पढ़ाने के बाद का। और नेक्स्ट संबद्ध अपेक्षित योग्यताओं का मूल्यांकन अध्यापक किसके आधार पर करता है। उत्तर है इसका पाठ्य पुस्तक के। और नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु के। और नेक्स्ट प्रश्न गहन अध्ययन के पाठ में व्याकरण का ज्ञान कैसे कराया जाता है। उत्तर है इसका के व्याकरण का समन्वय पाठ्य पुस्तक के ऐसे करके। और नेक्स्ट चित्र प्रतिमूर्ति आंगिक चेष्टा आदि के द्वारा भी अर्थ का स्पष्टीकरण न कर सके तो अध्यापक इसका सहारा ले सकता है। उत्तर है इसका मौखिक अभिव्यक्ति का। नेक्स्ट व्याकरण की शिक्षा को सरल बनाने का यह भी एक उपाय है। उत्तर है कि मातृभाषा से तुलना करना। नेक्स्ट वाचन शिक्षण से पूर्वी बालक की क्रियाशीलता को जागृत रखने के लिए भी उपयोगी होगा। उत्तर इसका चित्र बनवाना। नेक्स्ट प्रश्न वाचन संबंधी दोष और उनके उपचार पर किसने प्रयोग किए थे। उत्तर है इसका ब्रकनेर ने। निम्न से सही कथन पहचानिए। इसमें 4 दे रखे हैं। पहला तो है मौन वचन में देखो और कहो की विधि का प्रयोग होता है, जबकि दूसरा गहन अध्ययन पाठ में 5 सोपान होते हैं। और तीसरा व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि प्रयोग विधि है। और चौथा व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि सूत्र विधि है। तो इसमें सही कथन यह है कि व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि प्रयोग विधि है। अपने छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने का मार्ग है। उत्तर इसका अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन करना।
नेक्स्ट प्रश्न, किस विधि में बालक आँख, हाथ और कान तीनों का ही प्रयोग करता है? उत्तर है इसका मॉन्टेसरी। और नेक्स्ट है प्रश्न, सुंदर तथा शीघ्र लेखन के लिए भी आवश्यक बातें हैं। उत्तर है इसका अक्षरों की बनावट। और नेक्स्ट प्रश्न, छात्रों को सूत्रलेख लिखाने की उपयोगिता है। उत्तर है इसका वर्तनी की अशुद्धियों में सुधार के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, सुंदर लेखन अभ्यास के लिए उपयुक्त होगा। उत्तर है इसका अनुलेखन लिखना। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर कुसुम शब्द के अर्थोद्यन द्योतन के लिए उपयुक्त प्रविधि होगी। उत्तर है इसका चित्र प्रदर्शन। नेक्स्ट, प्रारंभिक कक्षा के बालक बालिकाओं के लिए भी किसकी नितांत आवश्यकता होती है? उत्तर है इसका सस्वर वाचन की। नेक्स्ट, मौन वाचन का अभ्यास होना चाहिए। उत्तर है इसका नियमित रूप से। नेक्स्ट, बालक वर्तमान में निपुण कैसे हो सकते हैं? उत्तर है इसका बोलचाल के अभ्यास से। नेक्स्ट, वर्ण की बनावट से सरल से कठिन सिद्धांत को अपनाने वाली विधि है। उत्तर है इसका मॉन्टेसरी। नेक्स्ट, भाषण पाषाण शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए भी कौन सी तकनीकी उपयुक्त रहेगी? उत्तर है इसका पाषाण दिखा करके। नेक्स्ट, गद्य के कौन से पाठ रूप में मौन वचन अनुपयुक्त है? उत्तर है इसका संवाद में। नेक्स्ट, गंभीर वचन तथा द्रुत वचन ये दोनों ही किसके भेद हैं? उत्तर है इसका मौन वचन के। नेक्स्ट, पठनारंभ में कौन सी क्रिया पहले करनी चाहिए? उत्तर है इसका चित्र विश्लेषण की। नेक्स्ट, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? उत्तर है इसका खेल पद्धति को। नेक्स्ट प्रश्न, वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सही विधि है? उत्तर है इसका शब्दार्थ प्रणाली। नेक्स्ट, सभी अध्यापक इनमें से किस विधि का उपयोग सफलतापूर्वक नहीं कर सकते? केवल कुछ ही कर सकते हैं। उत्तर है पहला व्याख्या प्रणाली। नेक्स्ट, प्रयोग प्रणाली किस शिक्षण की विधि है? उत्तर है इसका नाट्य शिक्षण। नेक्स्ट, व्याकरण की शिक्षा आरंभ कब करना चाहिए? उत्तर है इसका भाषा पर अधिकार होने पर। नेक्स्ट, रायबर्न किस कक्षा के से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना अच्छा मानते थे? उत्तर है इसका छठी से। और नेक्स्ट, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाता है जाए? उत्तर है इसका व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान। और नेक्स्ट, प्रयोग विधि को और क्या कहते हैं? उत्तर है इसका आगमन विधि। अब है नेक्स्ट, दैट्स ऑल।